मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपके बीच आया हूं सामाजिक विज्ञान हमारा गौरव इतिहास वर्ग 6 की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 5 को लेकर के। बच्चों, मैंने इस अध्याय जीवन की विभिन्न शैलियाँ ऋग वैदिक कालीन जीवन को 3 भागों में आपके बीच प्रस्तुत किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे तीनों वीडियो को देखे होंगे और इस पाठ में दिए गए जो भी विवरण हैं वो आप समझ गए होंगे। बच्चों, आज मैं आपके बीच आया हूँ अध्याय 5 जीवन की विभिन्न शैलियाँ ऋग वैदिक कालीन जीवन। तो इस पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो प्रश्न हैं उसके उत्तर को लेकर के मैं आपके बीच आज आया हूँ। और यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया है वह पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ आपको 5 प्रश्न हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 2, यह है सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहाँ आपके 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में हमें लिखना है। और अंत में है बच्चों चर्चा करें। आइए चर्चा करें में 3 प्रश्न हैं। तो मैं आज आपके बीच में इस प्रश्न के उत्तर को लेकर के आया हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तथा अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को नोट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। बच्चों, यहाँ पर मैं आपके बीच में प्रश्नों का उत्तर बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ हल किया हुआ है, आप इसे ध्यान से सुने, समझे और पढ़ें। आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संस्कृत रिक्त स्थान भाषा परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे भारोपीय। आपको बच्चों ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपका हर प्रश्न के अंत में उत्तर को लिख दिया है। आपको सिर्फ इन प्रश्न उत्तर को यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है इन रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है, भरना है। तो ध्यान देंगे, पहला आपका है संस्कृत रिक्त स्थान भाषा परिवार का हिस्सा है। तो हम वहाँ भरेंगे भारोपीय। तो हो जाएगा संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। दूसरा है ख नंबर, ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र रिक्त स्थान बार हुआ है। तो जब हमने पाठ को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 बार हुआ है और यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है। तो हम यहाँ खाली स्थान में क्या लिखेंगे, 1 बार। आप देखें बच्चों, मैं बगल में 1 लिख दिया हूँ। तो हर प्रश्न का उत्तर में बगल में प्रश्न के बगल में उत्तर लिखा है। आइए अब हम ग नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में रिक्त स्थान वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख है, तो 4। तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 4। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ग नंबर प्रश्न है बच्चों, मेगालिथ के प्रमाण, मेगालिथ रिक्त स्थान के प्रमाण होते हैं। तो मेगालिथ क्या है, तो मृत्यु की स्मृति चिन्ह के प्रमाण है। तो हम वहाँ लिखेंगे मेगालिथ मृत्यु की स्मृति के प्रमाण होते हैं। तो रिक्त स्थान में भरेंगे मृत्यु की स्मृति। अंगा नंबर प्रश्न है बच्चों, इनाम गांव रिक्त स्थान राज्य में है। तो इनाम गांव किस राज्य में है, तो जैसा कि आपने पढ़ा महाराष्ट्र में। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न
रिक्त स्थान। आइए अब हम दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है आपका क नंबर, ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, ये सही है या गलत? तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। तो यह यहाँ जो प्रश्न दिया गया है तो यह क्या होगा? गलत। तो हम यहाँ गलत लिखेंगे या गलत का निशान लगाएंगे। ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, तो गलत। आगे है ख नंबर, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, तो ये सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सही या सही का निशान लगाएंगे ब्रैकेट में। ग नंबर, ऋग्वैदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे, सही या गलत? तो यह हो जाएगा गलत। जबकि सही क्या था? लोग ऋग्वैदिक काल में गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे, तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। तो ऋग्वैदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे, तो गलत का निशान लगाएंगे। घ नंबर है, राजन का चुनाव सभा करती थी, सही या गलत? तो यह क्या है? गलत है। तो हम यहाँ लगाएंगे गलत का निशान। इसके बाद है अंगा नंबर, झारखंड में भी मेगालिथ मिले हैं, सही या गलत? तो यह सही है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि चतरा, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम में भी मेगालिथ या महापाषाण मिले हैं। आपको मैंने बताया था कि अकेले रांची जिले के सिल्ली में चोखा हाथू नामक स्थान पर 4000 से भी अधिक महापाषाण या मेगालिथ मिले हैं। तो अंगा नंबर क्या होगा? सही। तो झारखंड में भी मेगालिथ मिले हैं, तो सही। आइए बच्चों, अब आपका जो पाठ्य पुस्तक में तीसरा प्रश्न है उसमें है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो क नंबर आपका प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता था? तो हम उत्तर वहां लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आप अपने कॉपी में भी इन प्रश्नों के उत्तर देख करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप सही सही जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न था क नंबर, ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है? तो उत्तर होगा बलि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला यज्ञ में आहुति के लिए और दूसरा लोगों द्वारा अपने राजा को उपहार स्वरूप दिए धन के रूप में। तो ये था आपका बच्चों क नंबर का प्रश्न। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं ख नंबर, राजा क्या कार्य करता था? तो उत्तर लिखेंगे, राजा का प्रमुख कार्य प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। तो ये था बच्चों ख नंबर प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं ग नंबर, ऋग्वैदिक काल में लोग यज्ञ क्यों करते थे? तो उत्तर लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल में लोग युद्ध में विजय तथा पशुओं एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। आगे देखें बच्चों, ग नंबर प्रश्न है, वेद कितने हैं? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद उत्तर देंगे हम, वेद 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। तो याद रखेंगे बच्चों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने हैं? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे देखिए बच्चों, घ नंबर, सूक्त का क्या अर्थ है?
और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह बोला गया। एक सूक्त में कई ऋचाएँ, ऋचाएँ का अर्थ हुआ मंत्र, तो एक सूक्त में कई ऋचाएँ या मंत्र होती है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। अंगा नंबर प्रश्न है बच्चों, महापाषाण का क्या अर्थ है? भारत में महापाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं? महापाषाण अर्थात मेगालिथ। महापाषाण का अर्थ हुआ बड़ा पत्थर। हम उत्तर लिखेंगे, महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो भारत में महापाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं? तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। तो यहाँ इन क्षेत्रों में जो महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा प्रचलित थी वह 3000 वर्ष पहले थी। कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके, भारत में आदि चन्नुलून तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर भी महापाषाणिक स्थल मिले हैं। और झारखंड में अगर बच्चों पूछा जाए कि झारखंड में कहाँ कहाँ मिले हैं, तो रांची, हजारीबाग, चतरा और शिवभूम। आइए बच्चों, अब आगे है आपके चर्चा के प्रश्न, तो जिसमें से चौथा नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के लोगों के विभिन्न काम धंधों का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। ऋग्वैदिक काल के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन था। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय के अलावा घोड़ा भी एक महत्वपूर्ण पशु था, जिसका प्रयोग मुख्यतः रथों को खींचने में होता था। लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से भी परिचित थे। तो कहने का अर्थ हुआ कि लोग गाय के अतिरिक्त बैल, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट भी पशुपालन में पशुओं को पालते थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य का अर्थ हुआ अनाज, वमपति का अर्थ हुआ बोना, बैल तथा लांगल का अर्थ हुआ हल शब्द मिलते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि उस काल में भी लोग खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त और आजीविका के क्या साधन थे? पशुपालन और खेती के अतिरिक्त तो उस काल में कुछ पेशेवर लोग भी रहते थे, जैसे रथकार रथ बनाता था, बुनकर कपड़ों की बुनाई करता था। कुछ लोग थे जो सोना, तांबा और कांसा से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी निर्माण करते थे। तो ये हम चौथे प्रश्न में उत्तर को लिखेंगे। आगे देखें बच्चों, 5वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई 3 अंतर लिखना है। तो आपको यहाँ 3 अंतर हड़प्पा सभ्यता का और 3 अंतर ऋग्वैदिक सभ्यता का लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता के निम्नलिखित अंतर हैं। तो क नंबर है, पहला है हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में लोगों की आजीविका पशुपालन थी। तो हड़प्पा में क्या, हड़प्पा की सभ्यता कृषि आधारित थी और ऋग्वैदिक काल संस्कृति में आजीविका पशुपालन थी। ख नंबर, हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था के विभाजन की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता में शासन व्यवस्था कई स्तरों में बटी हुई थी। ग्राम, जन, विश्व जो हमने बतलाया था, तो ये कई स्तर में ऋग्वैदिक सभ्यता के शासन बटे थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था के विभाजन की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
गणम अब अंतिम और तीसरा अंतर है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। बच्चों, मैंने पिछले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में बतलाया था। एक बार पुनः आप उस पाठ को अध्ययन कर लेंगे और ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन जीवन पाठ को भी आप अध्ययन कर लेंगे, तो आप आसानी से हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या संस्कृति के अंतर को जान सकेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें अंतिम प्रश्न। इनाम गांव में लोगों की आजीविका क्या रही होगी? तो ये समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यता है। जब ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति या सभ्यता का विकास हो रहा था, उस समय देश के अन्य भागों में भी एक अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता का विकास हो रहा था। तो जिनमें से हमने पढ़ा अध्याय 5 में पढ़ा था इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव में लोगों की आजीविका क्या रही होगी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इनाम गांव से जब वहाँ उस स्थल की खुदाई की गई तो वहाँ मिले अनाज के गोदाम यह दर्शाते हैं कि लोग कृषि करते थे। वहाँ चावल, गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, तिल और मटर के बीज भी मिले हैं। कृषि ही लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत था। वहाँ मिली जानवरों और चिड़ियों की हड्डियाँ पशुपालन और शिकार की ओर संकेत करती है। तो ये था बच्चों इनाम गांव में लोगों की आजीविका, अर्थात लोग खेती भी करते थे, अनाज भी उत्पन्न करते थे। अनाज में क्या उत्पन्न करते थे? तो चावल, गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, तिल और मटर। कृषि लोगों का मुख्य आजीविका का स्रोत था। वहाँ जानवरों और चिड़ियों की हड्डियों से यह प्रमाण मिलता है कि लोग पशुओं का पालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। तो ये था बच्चों आपके अध्याय 5 ऋग्वैदिक कालीन जीवन की विभिन्न शैलियाँ। तो इस पाठ के अंत में जो आपके प्रश्न उत्तर दिए गए थे, आपने देखा, उसका हल को मैंने आपके बीच में रखा। तो यहाँ जो प्रश्न आपके दिए गए थे पाठ के अंत में, मैंने आपके बीच में उसका उत्तर सहित हल लेकर के आया था और इसे आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम मिलते हैं आपके बीच सामाजिक विज्ञान हमारा गौरव इतिहास, इसी पाठ्य पुस्तक से अगले पाठ को लेकर के। तो हम फिर आएंगे आपके बीच अगले पाठ को लेकर के। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।